गुड इवनिंग एवरीवन। तो फटाफट ज्वाइन करिए क्लास, जिससे हम लोग आज नया बोल सकते हो सेक्शन गेट का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल। ठीक है। तो इसमें इसके अंदर तीन सब सेक्शंस हैं। जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल आप उठा के देखिएगा सिलेबस में। पहला है जियो मैकेनिक्स, या फिर आप उसको अल्टरनेटिवली रॉक मैकेनिक्स भी बोल सकते हो। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो ग्राउंड कंट्रोल, और इन दोनों से भी ऊपर एक सेक्शन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके। तो ये तीन सब सेक्शन है ये इस जो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल सब सेक्शन के अंदर। ठीक है। तो आज हम उसका जो पहला पार्ट है, जो बेसिकली आप बोल सकते हो रॉक मैकेनिक्स, वो देखेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। फटाफट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। ठीक है। आज तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको पहले से एक रफ ओवरव्यू दे दें कि हम थोड़ा सा समझेंगे कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इन सेंस कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इससे ऑन एन एवरेज हर साल आप ये पाओगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम देखेंगे और एक रफ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और फिर थोड़ा सा हम इसके उस पे जाएंगे, इंट्रोडक्शन में जाएंगे, क्या क्या इसके सिलेबस में क्या क्या वो है टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे इसमें, उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स जो हो पाए आज वो करेंगे, अदरवाइज फिर कल से फुल फ्लेश क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। आज हम एक रफ ओवरव्यू आपको देंगे और उसमें कुछ टॉपिक्स भी कवर होंगे। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। और फटाफट ज्वाइन करिए। ठीक है। जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी उतना क्या है, थोड़ा सा हमारे लिए भी क्या होता है, एक एज अ बोल सकते हो कि बूस्टर का काम करता है। ठीक है। क्योंकि इंटरेक्शन बना रहता है क्लास में, अदरवाइज चीज़ें तो कवर होंगी ही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम क्या देखेंगे, कल ही खत्म किया है क्या वेंटिलेशन की, आपकी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं। उसमें जितना भी गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जितना भी हमें कवर करना था वो कवर हो चुका है। आज हम नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले इसको समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। और कौन कौन से हमें पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, वो सब चीजें हम पहले आपको बता देते हैं, जिससे आप बार बार ना पूछें। जैसे कोई बच्चा जो मैकेनिक्स पढ़ रहा है कुछ देर के लिए, उसके पास समय कम है, तो वो एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सके कि चलिए मान लीजिए 100% कवर नहीं कर सकता वो, 80% या 50% ही कवर कर सकता है, तो उसे क्या क्या कवर करना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होना चाहिए। ठीक है। तो वो सब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं आपसे। चलिए स्टार्ट करें क्या। रॉक मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, बता देंगे। रॉक मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हम वो बता देंगे। ठीक है। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, गेट के आप सिलेबस को अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए, या तो प्रिंट करा के या तो सॉफ्ट कॉपी। तो क्या था, जियो मैकेनिक्स, जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल। ठीक है। ठीक है। तो आप उसमें उठाइएगा, गेट का सिलेबस उठाएंगे तो ऐसा ही कुछ सेक्शन एक बना हुआ है, जियो मैकेनिक्स ग्राउंड कंट्रोल। इसके अंदर तीन सब सेक्शंस हैं। तो अभी हमें जो हमारा मेन फोकस अभी होने वाला, अभी जो क्लासेस होने वाली है उसमें किसमें होगा, जियो मैकेनिक्स वाले पार्ट में। जियो मैकेनिक्स जैसे खत्म करेंगे उसके बाद हम किसमें जाएंगे, ग्राउंड कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचे हुए पार्ट उसको कवर करेंगे। क्लियर है क्या। चलिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसमें क्या क्या है, गेट के सिलेबस में आप आओगे, उठाना सिलेबस को देखना। कुछ नए बच्चे भी होंगे जिन्होंने केवल नया टॉपिक सुन के वो केवल ज्वाइन किया उन्होंने, तो उनको थोड़ा सा एक हम अंदाजा दे दें कि क्या क्या इसके अंदर है। तो देखिएगा, इसमें तीन सेक्शन है आपके। तो जियो मैकेनिक ग्राउंड कंट्रोल में पहला आता है गेट के अकॉर्डिंगली क्या आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। यानी यदि हम पर ईयर की बात करें, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है।
इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है जियो मैकेनिक्स, या हम इसको बोलचाल की भाषा में अल्टरनेटिवली और क्या यूज करते हैं, रॉक मैकेनिक्स। ठीक है, जियो मैकेनिक्स। ठीक है, और एक और इसमें पार्ट आने वाला है तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज ग्राउंड कंट्रोल या स्टाटा कंट्रोल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्राउंड कंट्रोल। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको पहले से स्टार मार्क करके रख देते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये वाला जो पोर्शन है जियो मैकेनिक्स, इसलिए इसको हमने येलो बॉक्स में, इसके बाद इसको दूसरे बॉक्स में कवर करते हैं। इसकी प्रायोरिटी इसके बाद है ग्राउंड कंट्रोल की। ठीक है, चलो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपके पास लास्ट, इसको यदि आप कुछ देर के लिए मान के चलिए कि एक बच्चा है जिसके पास समय कम है, तो वो इन दोनों पे फोकस कर सकता है। किस पे? इन दोनों पे उसको फोकस करना ही चाहिए। ये चीजें यदि कुछ देर के लिए मान लीजिए स्किप भी कर दे रहा है, तो इससे मुश्किल से मैक्सिमम एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, या फिर मिनिमम 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही है। लेकिन यहाँ पे इसका वेटेज अभी हम डिस्कस करेंगे, काफी क्या बोल सकते हो, वेटेज का जो वो है मतलब यानी गेट के सिलेबस को उठाओगे तो उसमें एटलीस्ट 15% के आसपास का वेटेज अकेले ये दोनों मिला के कवर करते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप चाहो तो इसको व्हाइट कलर के बॉक्स में, मतलब इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कवर किया जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है, बच्चों को मुश्किल भी लगता है, मुश्किल तो ये दोनों भी लगता है, पर ये छोड़ के चले जाते हैं बच्चे क्योंकि आता नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए, सॉइल मैकेनिक्स किसमें है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सॉइल मैकेनिक्स हमें नहीं पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, जियो मैकेनिक्स। जियो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि पर्टिकुलरली अर्थ या अर्थ से रिलेटेड जो रॉक मटेरियल है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में हम सॉइल की पूरी मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, वहां पे लोग पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम इन द सेंस कि कई सारे कॉन्सेप्ट जो हम सॉइल मैकेनिक्स में सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम रॉक मैकेनिक्स में भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन कंफ्यूज नहीं होना, बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स एज वेल एज जियो मैकेनिक्स। चलिए, अब थोड़ा सा हम इसकी प्रीवियस ईयर की स्टडी करते हैं। प्रीवियस ईयर की बोल सकते हैं एक रिपोर्ट आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं कि हम पिछले 5 सालों को थोड़ा सा हम उठा के देखते हैं कि अभी से जैसे 25वां एग्जाम, 24, 23, 22, 21, यानी 2021 2025 तक हम एक आपको यहाँ पे वो दे रहे हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन से पूछे गए हैं तीनों से। ठीक है, इस पे हमारा भी ज्यादा फोकस नहीं है क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ईयर वाइज प्रीवियस यदि हम 5 ईयर को 5 साल को उठाए हैं, उसमें इन दोनों का वेटेज कितना रहा है। ठीक है, जस्ट आपको एक वो देने के लिए, क्या बोल सकते हो, एक पुश देने के लिए कि आप समझो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, या आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंपली ईयर, ये बताना जरूरी है, अदरवाइज क्या है कि लाइटली आप ले लोगे इसको। ठीक है, तो सपोज, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते। चलो ठीक है, ये आपका ईयर हो गया। ईयर कौन कौन सा, हम 2025 से स्टार्ट करेंगे, 2025, 2024। ठीक है, बाकी अभी हम यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखने वाले, 2023, 2022 एंड 2000। ठीक है, हम पिछले 5 साल के डेटा को उठा रहे हैं और उस ईयर्स में हम देख रहे हैं कि क्या क्या वेटेज रहा है इन तीनों टॉपिक्स का। ठीक है, जस्ट एक रफ ओवरव्यू देने के लिए। ये आपको मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, आप जो हम लोग का वो है पीवाईक्यू बुक है, ईयर वाइज या टॉपिक वाइज, उसके जस्ट आप दूसरे तीसरे पेज को उठा के देखिएगा, वहां पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बनी हुई है कि हर एक टॉपिक से हर साल कितने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन वाइज भी है और वो मार्क्स वाइज भी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, हमने वहीं से उठाया है। तो ठीक है, तो अब देखिए 25 की बात करें तो इसको उठा के हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें भी याद नहीं है ना एग्जैक्ट, तो इन दोनों को हम मिला के लिखने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला के देख रहे हैं कितने कितने नंबर का आया हुआ है। ठीक है, तो 2025 की बात करें तो 25 में इन दोनों से मिला के कितने मार्क्स का आया था, जस्ट इस साल की बात करें
इस साल आपका आया था 13 मार्क्स का, ठीक है, 13। देन और 24 की बात करें तो 24 में हमारे टाइम पे जो हमने ग्रेड दिया था, तो उस समय पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 14 मार्क्स का। इन 23 एक्सट्रीमली हाई 21 मार्क्स का पूछ लिया इन्होंने। अब आप समझ रहे हो ना, 21% सीधा वेटेज इन्होंने दे दिया जो मैकेनिक्स ग्राउंड कंट्रोल को। इसके अलावा 22 में 11 है, 21 में 8, ठीक है, 22 में 11 मार्क्स का, इसमें 8 मार्क्स का। तो ये वेटेज है किसका, जो मैकेनिक्स ग्राउंड कंट्रोल दोनों मिला के। 2025 में इन्होंने 13 मार्क्स के इससे क्वेश्चन पूछे, 24 में 14, और आप यहाँ देख पा रहे 23 में सब्सटेंशियली हाई है, 21 मार्क्स का इन्होंने अकेले इन दोनों से पूछ लिया। इसको तो हमने अभी ऐड ही नहीं किया। और 22 में 11 और 21 में 8। और ये मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स का हमारे पास डेटा है। तो इन्होंने 21 में एकदम अचानक से हाई पूछा है। हर ये मतलब यदि हर साल की बात करें तो 3 मार्क्स, यहाँ भी 3 मार्क्स, वही 2-2 क्वेश्चन, यहाँ भी 3 मार्क्स, यहाँ भी 3 मार्क्स। अब ध्यान से देखिए, 21 में इन्होंने रॉक मैकेनिक्स से कम पूछ लिया, तो उन्होंने यहाँ बढ़ा दिया, इंजीनियर मैकेनिक्स में बढ़ा दिया, 8 मार्क्स का पूछ लिया, ठीक है। तो ये टोटल करेंगे, आप ध्यान से देखिए। तो यदि इस वाले सेक्शन को उठा के देखेंगे तो 2025 में 13 + 3 16 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लिखे हैं दिस इज 16, यहाँ पे 17 मार्क्स हो गए आपके, यहाँ पे 24 मार्क्स, और यहाँ पे 14, और यहाँ पे 16। तो इसका आप एवरेज निकालिएगा तो आप एवरेज पाएंगे 16-17 मार्क्स के आसपास आपका हर साल इस जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल के सेक्शन से गेट माइनिंग क्वेश्चन उठाता है। मतलब उसका वेटेज आप इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इनको बिना पढ़े जाने का मतलब है कि ऐसा मान के चलिए कि 15-16 मार्क्स तो ऑलरेडी आप छोड़ के आ रहे हो। आपसे क्वेश्चन होंगे, मतलब यदि आप पढ़ के नहीं गए तो बना सकते नहीं, मतलब आप पेपर कितने में दे रहे हो, 85 में, 15 मार्क्स तो हटा दो। क्लियर है क्या? कितने लेक्चर में रॉक मैकेनिक्स खत्म होगा? हाँ हाँ, हो जाएगा, कवर हो जाएगा। माइनिंग जियोलॉजी, हाँ हाँ, उसका जो बेसिक है वो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लेक्चर में रॉक मैकेनिक्स, चलिए अभी वो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए। अब एग्जैक्ट बता दें कि इतने लेक्चर में खत्म हो जाए, पता चला उससे 5 लेक्चर ज्यादा लग गया या उससे 3-4 लेक्चर कम लगा, तो वो एक रफ आइडिया देना मुश्किल है। फिर भी मानो कि कितने 35-40 लेक्चर तो लग ही जाएंगे, एक रफ आइडिया है। ये ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेक्चर ड्यूरेशन, या हमारा जो लेक्चर की लेंथ कितनी है, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, उस पर निर्भर करता है। तो ये एक आइडिया आपको लगा होगा आराम से कि इससे क्या है, हर साल कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की इन्होंने, 16, 17, 14, 16, मतलब हर साल ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स के ऊपर पूछ रहा है। तो अब आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि इम्पोर्टेंट तो है ये। इसको आप इवन आप इसको चाहो तो एक बार फिर भी यदि स्किप कर दो, स्किप नहीं कर, हम तो बोलेंगे कि किसी कोई पार्ट स्किप करके मत जाइए, टाइम है तो सब पढ़ के जाइए। पर कुछ लोगों को यदि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, तो यदि आप इसको थोड़ा सा कम तवज्जो देंगे भी, इंपॉर्टेंस इसको कम भी देंगे, लेकिन इन दोनों के साथ आप वो नहीं कर सकते, लापरवाही नहीं बरत सकते, यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्ड एकदम आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन सीधे आते हैं, सीधे इन द सेंस कि यदि आपको फॉर्मूला पता है उसको अप्लाई कैसे करना है, और थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी खासी, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो क्वेश्चन बनेंगे। कैसे आगे जब हम कड़े टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम इस सेक्शन को उठाएंगे, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जियो मैकेनिक्स से। तो अब इसके हम सिलेबस पे क्या करेंगे, चलते हैं, और बाकी आप एक रफ आइडिया आपको हम देना चाहते थे, इसलिए हमने पिछले 5 साल के डेटा को उठाया है और ये दिखाने की कोशिश करी है कि ऑन एन एवरेज हर साल इस सेक्शन से कितने मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए फिर तो इसके हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। देखिए, तो जियो मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, ठीक है, ये क्यों हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, आपकी बाउंड्रीज क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसमें हम आपको इनफाइनाइट चीजें पढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं पढ़ा सकते ना। एक दायरा है, गेट ने सिलेबस इसलिए डिफाइन कर रखा है कि उस बाउंड्री को हम पार ना करें, उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए हम क्या है अपनी पढ़ाई करें, अदरवाइज फिर तो आप पढ़ते ही रहेंगे, आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जरूरी है डिस्कस करना। तो सिलेबस इसका
जियो मैकेनिक्स का, ठीक है। सिलेबस ऑफ जियो मैकेनिक्स। सिलेबस ऑफ जियो मैकेनिक्स, ठीक है। तो अभी हम केवल अभी हमारा फोकस किस पे, जियो मैकेनिक्स पे है। इसके पहले हमने देखा कि उस सेक्शन में 3 पार्ट थे, 3 सब सेक्शन थे, लेकिन अभी हम केवल जियो मैकेनिक्स क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका सिलेबस को एक बार थोड़ा सा हम आपके पास भी सिलेबस हो तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास जरूर रखिए, और जब जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाए तो आप टिक मार्क करते जाइए कि हमने ये कवर कर लिया, ये खत्म हो गया। और इससे होता क्या है कि आप जब वापस रिवीजन करोगे ना तो कुछ ये छूट भी गई हैं, आपको तुरंत पता चल जाएंगे। तो इसमें पहली चीज क्या है, पहली चीज है आपकी जियो टेक्निकल, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। क्योंकि हम यहाँ पे रॉक की मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे रॉक फोकस करेंगे, ठीक है। जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। चलिए, थोड़ा सा जैसे हम अलग अलग वो लिख रहे हैं तो ये तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, आप सिलेबस उठाओगे तो ये तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, पर इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज, किसी को कोई आइडिया? जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, कुछ आपको आइडिया है? इससे पहले आपने सुना है ये टर्म? तोड़ने की कोशिश करिए इस टर्म को, व्हाट डू यू मीन बाय जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज। किसी को कोई आइडिया? हम तो डिस्कस करने ही वाले हैं, आप ये थोड़ा सा हमें वो बताइए, एक आइडिया दीजिए, आपने सुना है कभी? बताइए। नहीं सुना है, ठीक है। जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज, जियो मतलब होता है जनरली यहाँ अर्थ से, ये मतलब होता है अर्थ से, ठीक है। जहां भी जियो लगा है उसका मतलब अर्थ। तो जैसे जियोलॉजी देखते हैं, जियोलॉजी यहाँ लिखा होता है, जियोलॉजी मतलब अर्थ की स्टडी को हम जियोलॉजी बोलते हैं। उसी तरीके से जियो फिजिसिस्ट, जियो फिजिक्स होता है। तो उस तरीके से जियो टेक्निकल मतलब कि रॉक की टेक्निकल प्रॉपर्टीज पर वहां पे हम जियो टेक्निकल मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जो भी जितने भी पैरामीटर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर दें। जैसे तो आपका टेंसाइल भी है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, उसकी पोरोसिटी हो गई, उसकी कंप्रेसिबिलिटी हो गई। इस तरीके से अलग अलग टर्म्स हैं जो कि रॉक की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दें, रॉक की कैरेक्टरिस्टिक को हम डिटरमाइन कर सके उसकी हेल्प से, उसको बोलते हैं जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज। इसमें पर्टिकुलरली हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 चीज पढ़ेंगे। इसमें पहली चीज हम पढ़ेंगे फिजिकल बिहेवियर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक है मैकेनिकल, मैकेनिकल बिहेवियर या फिर बोल सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसा जिस सीक्वेंस हम बता रहे हैं उसी सीक्वेंस हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि सबसे पहले हम इसका बिल्कुल बेसिक देखेंगे क्या होता है, रॉक्स क्या होती हैं और अलग टाइप्स की रॉक्स, उनकी ओरिजिन क्या है। उसके बाद पर्टिकुलरली हम उनकी प्रॉपर्टीज पे आएंगे, प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहले हम फिजिकल देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हाँ, गुड। एक बच्चे ने बताया है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, द फिजिकल एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक। गुड गुड। चलिए, आइडिया है आपको, अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कुछ प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो इसमें हम अ, आपको बताने की हमें लगता नहीं है जरूरत है। इसमें हमें मैकेनिकल मतलब जो उनकी जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होता है, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसकी डक्टिलिटी कितनी है, ठीक है। उसके बाद उसका वो ब्रेकिंग बिहेवियर कैसा है वो हम देखेंगे। जब वो एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा किसका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, वो पूरा हम डिटेल्ड में देखेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से उसकी यहाँ पे आप पढ़ोगे अलग अलग टर्म्स यहाँ पे पढ़ने वाले हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी में भी अलग अलग टर्म्स होंगे, ड्राई डेंसिटी होता है, बल्क डेंसिटी अलग होता है, ठीक है। इस तरीके से डेंसिटी के बाद आप पोरोसिटी देखोगे, परमेबिलिटी देखोगे, ठीक है। उसमें वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं वो हम अच्छे से देखेंगे। जो वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप होती है ना वो पूरा आपका इसमें आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम लोग कई सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। क्लियर है क्या? पूरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो। चलिए, अगला जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज के बाद क्या है आपके पास,
अगला जो हम देखने वाले हैं दैट इज, कहाँ गया, रॉक मास क्लासिफिकेशन। रॉक मास, इससे इतना ज्यादा गेट ने क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा है, पर इसका यूज अच्छी जगहों पे हुआ है। मतलब आप आगे जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप, फेलियर बिहेवियर पढ़ेंगे रॉक्स का, कैसे फेल होता है रॉक, तो वहां पे ये रॉक मास क्लासिफिकेशन आना जरूरी है। उसका एक आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो रॉक रॉक मास क्लासिफिकेशन, ठीक है, रॉक मास क्लासिफिकेशन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, रॉक मास क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी को कुछ आइडिया क्या इसमें? अभी इससे पहले आपने सुना होगा ना, अलग अलग किसी रॉक को हम उसकी यदि हम कुछ देर के लिए उसकी स्ट्रेंथ हमको करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो मान लीजिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली कुछ पैरामीटर्स उठा रहे हैं, और उस पैरामीटर्स को देख के कि ये पैरामीटर की वैल्यू इतनी है, ये पैरामीटर की वैल्यू इतनी है, तो रॉक की जो क्वालिटी है या स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ये पैरामीटर्स इतने हैं तो पुअर होगी, ये है तो एवरेज होगी। तो ऐसा आपने इससे पहले पढ़ा होगा ना, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन रॉक को क्लासिफाई करने के क्या तरीके, अलग 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 सिस्टम्स हैं। तो सिस्टम्स आपने सुने हैं क्या, एक भी बताइए कुछ, किसी को कोई आइडिया? हम आपसे जानबूझ के पूछ रहे हैं, ये हम देखना चाह रहे हैं थोड़ा सा कि कुछ आपको कुछ मतलब आपने कुछ सुना भी है कि बिल्कुल एकदम नए विद्यार्थी की तरह आप एकदम बैठ गए हो आके, थोड़ा बहुत तो कुछ आइडिया होगा रफ। जैसे आपने आरएमआर क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आपने क्यू सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, आरक्यूटी सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद और भी दो तीन सिस्टम है, ठीक है, हमें मतलब पांच छह सिस्टम्स है, उसकी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आरएमआर क्लासिफिकेशन हुआ आपके पास, ये देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे। इस बार सीधे क्वेश्चन आया था सीधा, वो देखेंगे, करेंगे अपन। आरएमआर क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्यू सिस्टम होता है, ठीक है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन आरक्यूडी, ये भी एक सिस्टम है, इसको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से और भी कई तरीके तरीके के इसी से डिराइव्ड या इंडिपेंडेंट सिस्टम्स है रॉक मास को क्लासिफाई करने के लिए, तो वो भी अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। रॉक मास क्लासिफिकेशन, इससे भी क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर रॉक मैकेनिक्स के आप पेपर उठाओगे, मतलब रॉक मैकेनिक्स इन द सेंस कि हर साल के गेट के पेपर उठाना आप, तो रॉक मैकेनिक्स में एक से दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, सुना है आपने, आरएमआर आरक्यूडी, गुड गुड, बढ़िया। चलिए, इसके बाद आगे बढ़े तो ये हम देखने के बाद क्या करेंगे, अगला हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इन सिटू स्ट्रेस मेजरमेंट टेक्निक्स। इससे इस बार क्वेश्चन आया था सीधा सीधा, वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग मेथड यदि आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है मान लीजिए, तो सुन लीजिए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से आया था क्वेश्चन, उससे सीधा इन्होंने प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलवाया था, उसका एक सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, उस पर आपको वैल्यू प्लग करनी थी बस। तो क्या है आपके पास, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इन सिटू, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें हम क्या देखेंगे वो भी आपको बता देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इन सिटू स्ट्रेस, इन सिटू मतलब एज इट इज, मतलब अनडिस्टर्ब कोई रॉक है, वो जब जो ओरिजिन मतलब जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन है, इनिशियली जैसा था एज इट इज, हमने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी, एज इट इज कंडीशन में है, तब जो उस पर लगने वाला जो स्ट्रेस होता है उसको मीन सिटू बोलते हैं, ठीक है। इन सिटू मीन्स एज इट इज, जैसा है, अनडिस्टर्ब कंडीशन में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इन सिटू स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस मेजरमेंट टेक्निक्स, मेजरमेंट टेक्निक्स देखे हैं कौन कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट टेक्निक्स हो गया। इसके बाद तो इसमें हम, यदि आपको कुछ आइडिया हो, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं, मतलब बोल सकते हो इन सिटू स्ट्रेस मेजर करने के तरीके होते हैं, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज करते हैं इसमें, जब हम इन सिटू स्ट्रेस मेजर कर रहे होते हैं, तो हम वो इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ेंगे, उसको कैसे यूज करना है, उससे रीडिंग्स कैसे लेते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज और मेथड्स, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो उसमें यदि हम आपको कुछ मेथड्स बता पाए, आरक्यूडी भी है, हाँ ठीक है, बिल्कुल आरक्यूडी भी है। जैसे कुछ आपने सुना है कि नहीं सुना है, अभी देख लेते हैं। जैसे कुछ हम एक दो आपको बताते हैं क्या तरीके, जैसे आपको क्या पढ़ा है कि नहीं आपने पढ़ा, इसका हमें थोड़ा सा डाउट है, पर अभी जस्ट
फॉर योर रेफरेंस यहाँ पे हम बता देते हैं। तो कहाँ से आप ये पढ़ेंगे जब आप देखिए आगे तो क्या पढ़ेंगे आप इसमें इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रेस मेजरमेंट टेक्निक्स होती है, जैसे एक फ्लैट जैक मेथड होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, फ्लैट जैक मेथड जैसे अभी आप सुन लीजिए, जिससे कि एक आइडिया रहे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्लैट जैक मेथड के बाद ओवर कोरिंग हम मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, घबराना नहीं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हो सकता है आपने नहीं सुना, हमने भी जब स्टार्ट किया था ये सब चीजें नहीं थी बिल्कुल, लेकिन एक बार आप पढ़ लोगे। फिर एक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, इससे इस बार गेट में वहां से क्वेश्चन आया था, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम क्या है इन सिटु स्ट्रेस मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, इसमें हम देख लिया हम लोगों ने क्या क्या देखने वाले हैं। उसके बाद अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज थ्योरीज ऑफ रॉक फेलियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरीज ऑफ बताइए आप लोग, यदि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि एक भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो कौन कौन से आपने रॉक फेलियर मॉडल्स पढ़े हैं या रॉक फेलियर जो थ्योरीज है कौन कौन सी आपने सुन रखी है, पढ़ी नहीं है, सुन रखी है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ रॉक फेलियर सुना होगा आपने ना, कुछ तो सुना होगा, नहीं सुना है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पर फिर भी बताइए तो यदि आपको पता है, आपने कभी एक भी रॉक फेलियर थ्योरीज को पढ़ा है या मॉडल, डिफरेंट जो मॉडल्स हैं रॉक फेलियर के, कैसे रॉक फेल करता है उसके पीछे कई साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दे रखे हैं, या फिर उनके बिहेवियर को डिफाइन कर रखा है कैसे फेल होगा रॉक, वो गवर्न होता है कुछ इक्वेशन से, वो कुछ आइडिया आप लोगों को? हाँ, ट्राई एक्सेल, ठीक है भाई, सब पढ़ेंगे हमने, बस अभी क्या है आपको रफ आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें छूट जाए तो आप ये मत दिमाग में लेके बैठिएगा सर ये नहीं पता होगा क्या, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये छूटेगा मान लीजिए, छूटना नहीं चाहिए, तब आप उस समय बताइएगा। वेज फेलियर नहीं, नहीं समझ रहे हो आप? थ्योरीज मतलब जो मॉडल्स दिए गए हैं, जिन्होंने साइंटिस्ट ने मॉडल दिए हैं, फेल कैसे मतलब फेल जिस तरीके से हो रहा है उसके पीछे की वो पूरी मैथमेटिक्स जो जो प्रिंसिपल डिजाइन वो डिफाइन करता है वो। आपने सुना है क्या कि मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया, एमसी फेलियर क्राइटेरिया सुना होगा आपने, हुक ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया सुना होगा आपने। ठीक है, इस तरीके से कई सारे मॉडल्स हैं, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया, हुक ब्राउन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, समटाइम्स गेट हैज ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम हुक ब्राउन। और इसके अलावा भी ड्रकर प्रेशर प्रेशर हो गया, फिर कई सारे फेलियर मॉडल्स हैं, पर हमारे लिए जो काम की चीज है वो क्या है, इसमें आप मोर कूलम ये फेलियर क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म इंपॉर्टेंट कैसे है, ये पूरा का पूरा जब आप एफओएस पढ़ोगे ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लोप स्टेबिलिटी में, उसमें उसका यूज है, इसकी हेल्प से हम वो फॉर्मूला डिराइव कर रहे होते हैं, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है मोर कूलम। और इनका तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसमें, सॉइल मैकेनिक्स या रॉक मैकेनिक्स बोलो, क्योंकि इन्होंने आप आगे जाके पढ़ोगे वहां पे मोर जो सर्कल होता है कि आप स्ट्रेस और जो क्या बोल सकते हो उसको, सिग्मा एंड टाउ, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है सर्कल के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं अपन 2D अलग अलग प्लेन्स में 2 डायमेंशन में जो स्ट्रेस टाउ एंड सिग्मा के बीच रिलेशनशिप होती है उन्होंने दी थी इन्होंने। मोर कूलम फेलियर क्राइटेरिया, मोर कूलम फेलियर, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे 2024 में, बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम नया था। ठीक है, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद हुक ब्राउन, इन्होंने भी एक फॉर्मुलेशन दिया है इस पे रॉक फेलियर पे, हुक ब्राउन फेलियर क्राइटेरिया। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं पर वो हमारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बताएंगे हम उसके फॉर्मूले को बताएंगे। ग्रिफिथ, हाँ ग्रिफिथ थ्योरी, गुड गुड गुड, चलिए आप लोगों को पता है, सब तो पता है आप लोगों को, चीजें ऑलरेडी आप सब लेके बैठे हुए हैं ना, अच्छी बात है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, ग्राउंड वाइब्रेशंस। ये टॉपिक, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन इतने आए नहीं है, पर ठीक है इसको भी कवर करेंगे। मतलब आप 2022 से 23 का गेट देखिएगा, वहां 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि ये जो पी वेव और आपका जो डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो देखेंगे ग्राउंड वाइब्रेशन देखेंगे अपन अच्छे से। ग्राउंड वाइब्रेशन, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, काफी ये छोटा है, मतलब छोटा इन द सेंस कि क्या बोले इसको, 102 लेक्चर लगेंगे उसमें कवर हो जाएगा। ये सब चीजें इन सब में समय लगेगा, थ्योरीज ऑफ रॉक फेलियर पढ़ेंगे आप अच्छे से, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इन सिटु स्ट्रेस मेजरमेंट टेक्निक्स,
रॉक मास क्लासिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद ग्राउंड वाइब्रेशन के बाद यदि आगे बढ़े तो इन्होंने क्या दे रखा है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड माइन ओपनिंग्स। इससे मतलब हर 2 साल में एक बार ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सीधा फॉर्मूला लगवाते हैं, कुछ भी इन्होंने मतलब बोल सकते हो एकदम अलग सा कुछ नहीं पूछते हैं। 1-2 साल इन्होंने पूछा है वो, लेकिन वो 8 से 10 साल में एक बार आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, पर एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसमें, कुछ सर्टेन फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। गॉस इक्वेशन आपने सुना हो तो स्ट्रेस अराउंड माइन ओपनिंग, ठीक है। स्ट्रेस, इसमें जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे निकालते हैं वो सब देखेंगे। स्ट्रेस अराउंड माइन ओपनिंग, क्लियर है क्या। तो इसमें पर्टिकुलरली आपने ये नाम सुना होगा क्या, गॉस इक्वेशन। यही हमें इसी के अराउंड ये पूरा टॉपिक घूमेगा, गॉस इक्वेशन। उम्मीद करते हैं यदि आप अभी थर्ड फोर्थ ईयर में हो तो एटलीस्ट ये टर्म्स तो सुने होंगे आपने, पढ़ा नहीं है, इक्वेशन नहीं देखी है, दैट नो, उसकी दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट सुना होगा, है कि नहीं। इन सिटू स्ट्रेस, इंड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस, गुड गुड गुड। एक बता क्या रहे हो वैसे आप, किससे रिलेटेड है, कहाँ पे। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है क्या कि ये सब चीजें हैं जो जो मैकेनिक्स में कवर होने वाली है। हाँ, एक चीज और छूट गई है, वो क्या है, सब्सिडेंस। ये इस बार 2025 में एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था क्या, रिपीट था, मतलब 2015 के कॉन्सेप्ट को इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, उसी पे सीधा क्वेश्चन पूछ दिया। वो क्या है, एक सब्सिडेंस प्रोफाइल की एक गंदी सी इक्वेशन उन्होंने दे रखी थी, एकदम उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन वगैरह था, तो लोग डर गए होंगे। पर वो क्वेश्चन मतलब जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो बना लिया होगा, क्योंकि रिपीट था, 2015 के जैसा ही था। तो आपका सब्सिडेंस दिखाई दे रहा है ना, सब्सिडेंस हो गया, इसको अच्छे से देखेंगे आप, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के सब्सिडेंस होते हैं, तो अपन का जो इम्पोर्टेंट, अपन जो ट्रू सब्सिडेंस पढ़ेंगे उसमें भी जो अलग अलग प्रोफाइलिंग होती है, स्ट्रेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, स्ट्रेन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सब देखेंगे। और इसकी इक्वेशन कैसे आती हैं, तो कुछ इक्वेशंस को भी हम क्या डील करने वाले हैं। तो ये हो गया सब्सिडेंस के बाद एक और इसी में टॉपिक था, स्लोप स्टेबिलिटी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इससे भी ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर 2 साल में एक बार पूछ ही लेता है, स्लोप स्टेबिलिटी। पर्टिकुलरली वो जो बेसिक फॉर्मूला है स्लोप स्टेबिलिटी का, उससे क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है क्या, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं जियो मैकेनिक्स को, दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार बताइएगा जरा। व्हाट इज ग्राउंड वाइब्रेशन, अरे बेसिक समझिए, और ज्यादा हमें इंडेप्थ नहीं जाना है। जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो, माइनिंग ऐसा तो नहीं है कि आप माइनिंग में दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आप सरफेस पे काम कर रहे होगे या सरफेस से नीचे काम कर रहे होगे। तो दोनों ही केस में ऐसा है ना कि आप वो कोल या ओवरबर्डन को वो करने के लिए, उसके बोल सकते हो पार्टिकल्स को लूज करने के लिए, हार्ड यदि वो सॉयल है उसको लूज करने के लिए ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्टिंग से क्या होता है, ब्लास्टिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, वाइब्रेशन से तो क्रिएट कर रहा होता है, ग्राउंड वाइब्रेशन डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो वही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ब्लास्टिंग से कैसे जो है डिफरेंट टाइप्स की वेव्स जो है जनरेट हो रही होती है। वाइब्रेशन मींस कि कैसे वेव्स प्रोपेगेट हो रही होती हैं, वेव जनरेट कैसे हो रही होती है, और कौन कौन सी वेव्स होती हैं, उसका कितना इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और अलग अलग मीडियम्स में वो कैसे बिहेव करती हैं, वो हम देखेंगे, फिर उसकी न्यूमेरिकल स्टडी भी करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है क्या, समझ में आया। जिन्होंने पूछा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा बुक रिकमेंड करिए, अच्छा बुक भी बता दें यहीं पे, गुड। सपोर्ट्स, हाँ देखेंगे, वो बता रहे हैं, तो ये आपका देख ले एक बार, इतना ही है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका जियो मैकेनिक्स का सिलेबस, मींस कि जियो मैकेनिक्स में हम ये देखने वाले हैं। अब ये आपको थोड़ा बहुत हमने एक रफ आइडिया दिया है कि क्या क्या इसमें कवर होने वाला है, और आप यकीन मानिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि शुरू शुरू में ये सब नई चीजें लग सकती हैं, और थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह देखते हो तो आपको डर लगता है। पर कोई भी नया बच्चा यदि वो चाह रहा है कि हमें रॉक मैकेनिक्स सीखना है, तो यदि वो कंसिस्टेंट है इसमें, अपने उसमें प्रैक्टिस करने में, चीजों को कवर करने में, लेक्चर कवर करने में, और डिफरेंट स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हैं जैसे पीवाईक्यूज हो गया कि गुरु वहां से वो प्रैक्टिस कर रहा है, कंटिन्यूअस इवॉल्व कर रहा है अपने आप को, तो वो ये पाएगा कि 1 से 2 महीने पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, नए क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें भी आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इसलिए पहले से ये मान कर मत चलिए कि रॉक मैकेनिक्स इतना बड़ा है, इतने टफ फॉर्मूलेज हैं, कैसे बनेगा ये, क्योंकि पहले से मान के चलोगे तब तो फिर ऑलरेडी हमने एक लोड ले लिया अपने ऊपर कि नहीं हमको सीखना है, नहीं बनेगा हमसे, तो वो ये मत करिएगा।
सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ोगे तो उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया जियो मैकेनिक्स का। यहीं पे हम देख लेते हैं ग्राउंड कंट्रोल भी, क्योंकि जब हम आगे लेक्चर्स पढ़ रहे होंगे ना, तो ये जो हम टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं ये नहीं कर रहा होंगे, सीधा फास्ट फॉरवर्ड जो चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपने हिसाब से देखते जाइएगा क्या क्या हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़े। सपोर्ट्स, हाँ एक बच्चे ने बोला है, पूछा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा बुक कौन सा है। ठीक है, इसके बाद हम उसी पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्राउंड कंट्रोल का हम एक बार वो कर लें, क्या कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिलेबस बता दें, फिर उसके बाद हम बुक्स पे आते हैं कि रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या सोर्सेज का यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो बस 1-2 मिनट की और बात है। इस पे आते हैं अपन, टाइम कितना हो गया, चलिए तो अपन आते हैं जियो मैकेनिक्स। जियो मैकेनिक्स हो गया ग्राउंड कंट्रोल, या इसको अपन स्टेटा कंट्रोल भी बोलते हैं, अल्टरनेटिवली दोनों टर्म यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राउंड कंट्रोल या स्टेटा कंट्रोल का मतलब क्या है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री। आपको जैसे आप देखोगे जब आप सपोर्ट रिएक्शन कर्व्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको जीआरसी पढ़ने को मिलेगा, ग्राउंड रिएक्शन कर्व और जो स्टेटर रिएक्शन या सपोर्ट रिएक्शन कर्व। तो वहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और इस बार एक अच्छा क्वेश्चन आया था सपोर्ट से, जबरदस्त क्वेश्चन आया था एकदम, मतलब उस तरीके क्वेश्चन अभी पहले कभी नहीं आया है, पर हम उसको अच्छे से टैकल करेंगे। ठीक है, क्लास में करवाएंगे तो समझ में आएगा। तो ग्राउंड कंट्रोल में बेसिकली क्या है, देखिए इसमें हम क्या है, इसमें भी वही चीजें हैं, आप कॉलेज में हो सकता है आपने पढ़ी हैं, नहीं भी पढ़ी हैं तो कोई बात नहीं। देखिए क्या क्या है इसमें, सबसे पहले तो इसमें हमें लगता है क्या है, डिजाइन ऑफ पिलर, पिलर डिजाइन है। तो इसमें अलग अलग पिलर डिजाइन में जैसे क्या है कि अलग अलग वर्किंग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से, अलग अलग ओवरबर्डन के बिहेवियर के हिसाब से, जो ओबी का जो स्टाटा होता है उसके बिहेवियर के हिसाब से हम किस तरीके से पिलर को डिजाइन करें, और उसमें कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग है, किस तरीके से पिलर डिजाइन किया जाता है, वो थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, तो पिलर डिजाइन हो गया आपका सबसे पहले, पिलर डिजाइन। इसमें ये आपको थोड़ा सा हम रिमाइंड कराएं, यदि आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो जब पिलर डिजाइन करते हैं तो उसमें एक फैक्टर होता है W/H रेशियो, सुना है क्या आपने, विड्थ बाय हाइट रेशियो। दिस टर्म, पर्टिकुलर टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग द पिलर। किसी भी पिलर को डिजाइन करते समय दिस W/H रेशियो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है या फैक्टर होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि जो पिलर है उसकी डिजाइन कैसी होगी, वो स्क्वाट होगा या फिर क्या बोलते हैं, क्या कह सकते हो उसको, कि वो स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स पतला होगा। ठीक है, तो वो W/H रेशियो उसमें एक अच्छा फैक्टर होता है, और भी कई फैक्टर्स हैं पर उनमें से एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पिलर डिजाइन, उसके बाद क्या देखेंगे अपन, इसमें अलग अलग हम थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे अपन, जैसे आपने ट्रिब्यूटरी एरिया थ्योरी सुना होगा, कि किसी भी जो आपका ओवरबर्डन है वो किस तरीके से लोड ट्रांसफर कर रहा है किस पे, उस सपोर्ट पे जो आपका पिलर्स हैं, उसके उसकी कई सारी थ्योरीज हैं, मतलब उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे ट्रिब्यूटरी एरिया थ्योरी हो गई, आर्क थ्योरी हो गई, प्रेशर आर्क थ्योरी। ठीक है, ये भी आप सुनते जाइए, आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बीम थ्योरी से भी हम ये जो बोल सकते हो स्ट्रेटा और सपोर्ट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हम थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे ये आप सुन लो, अभी ट्रिब्यूटरी एरिया थ्योरी पढ़ने को मिलेगा, इससे गेट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आया था, थोड़ा सा वो था कैलकुलेटिव बस। ट्रिब्यूटरी एरिया थ्योरी सबसे सिंपल थ्योरी है, सिंपल इन द सेंस कि कुछ नहीं इन्होंने कंसिडर किया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया, इनके इसका जो प्रिंसिपल है बहुत ही सिंपल है, कई सारी चीजें उन्होंने नेग्लेक्ट करी है। ठीक है, और इसके बाद प्रेशर आर्क, ये काफी कंसिस्टेंट है, अरे कंसिस्टेंट ही लिख रहे हैं, प्रेशर आर्क थ्योरी। ठीक है, प्रेशर आर्क थ्योरी, इसके अलावा हाँ, ये आप सुनते जाइए, बीम थ्योरी है, तो ये सब तो और नाम नहीं देखेंगे, पर पता होना चाहिए आपको कि कैसे हम डिफाइन करते हैं जो इंटरेक्शन होता है सपोर्ट और सिस्टम, यानी जो लोड लगा रहा है और जो लोड क्या बियर कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, किस तरीके से सपोर्ट जो है उसमें जो लगने वाला स्ट्रेस है वो किस तरीके से वैरी करेगा। ठीक है, विथ टाइम। ठीक है, या फिर और भी पैरामीटर्स उस हिसाब से हम देखेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द थ्योरीज विच विल हेल्प इन डिजाइनिंग द पिलर, जो कि
एक पिलर को डिजाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, रूफ सपोर्टिंग सिस्टम्स, अलग अलग सपोर्ट हम देखेंगे। तो अगला हो गया हमारा रूफ सपोर्टिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट वन इज रूफ सपोर्टिंग सिस्टम। इसमें अलग अलग टाइप्स के आप सपोर्ट, आपने यदि पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, जैसे कई तरीके से आप सपोर्ट को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे पहला एक्टिव पैसिव, वो हम समझेंगे एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, पैसिव क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे की टेक्निकलिटी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी आप अलग हाइड्रोलिक सपोर्ट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लॉन्ग वॉल माइनिंग जहां भी होती है वहां पे हम वो 4 लेग हाइड्रोलिक सपोर्ट्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें पिस्टन सिलेंडर्स लगे होते हैं। इसके अलावा आपका चौक सपोर्ट तो है ही, वो है, स्टील सपोर्ट है। इसके बाद आप वो करते हो, रूफ बोल्टिंग करते हो, केबल बोल्टिंग करते हो। ठीक है, वायर मेसिंग करते हो। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट्स हैं जिनकी हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। कहाँ पे, रूफ सपोर्टिंग सिस्टम्स में, वहां पे हम देखेंगे वन बाय वन अलग अलग सपोर्ट को हम अच्छे से देखेंगे, और उससे जो क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में उससे रिलेटेड वो भी करेंगे। तो वहां पे आपके जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होते जाएंगे। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन इज रूफ सपोर्टिंग सिस्टम के बाद क्या आपके पास माइन फिलिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन आए हैं गेट में, ज्यादा नहीं आए हैं पर आए हुए हैं। इसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज माइन फिलिंग। आपको पता होगा अभी क्या है कि धीरे धीरे वो ये जो बैक स्टोइंग है, ये स्टोइंग जनरली अब प्रैक्टिस में नहीं है। नाउ अ डेज जो स्टोइंग जो जहाँ भी अंडरग्राउंड माइंस में होती है जनरली, वो अब कम हो गई है। मतलब पहले की बात करें, पहले की तुलना में आज से 20 से 25 साल पहले और अभी की बात करें, तो अब स्टोइंग और जो बैक फिलिंग है वो काफी कम होती जा रही है। ठीक है, वो अब क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा अंडरग्राउंड का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी 3 से 4% है, मात्र 4% के अराउंड है टोटल कोल प्रोडक्शन में। इसका कंट्रीब्यूशन मात्र इतना है। उसमें भी जो बैक फिलिंग और स्टोइंग से रिलेटेड जो माइंस हैं जहाँ पे ये काम होता है, वो भी उनकी भी संख्या क्या है, काफी कम है। तो लेकिन हमें इसका प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए कि फिलिंग में हम कैसे कौन पेस्ट, ऐसा नहीं कुछ भी आप भर दोगे। जो एरिया जो ऑलरेडी आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको जब हम वापस में बैक फिल करते हैं या स्टोर करते हैं, तो उसमें मटेरियल को कैसे भर रहे होते हैं, उसका जो डेंसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हम चीजों को वो कर रहे होते हैं, उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं वो मटेरियल को फिल करने के, कि हाइड्रोलिक आप फिल करोगे, न्यूमेटिक फिलिंग करोगे या फिर मैनुअल फिलिंग करोगे। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। चलिए, माइंड फिलिंग हो गया, ये भी देखेंगे। इससे आते इसी साल गेट में आया था, और वो क्वेश्चन क्या था, कोइंसिडेंटली उसमें खास बात क्या थी, वैसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, पीवाईक्यू जैसा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारे पास डाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। ठीक है, तो इसमें अलग अलग किस तरीके से हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डाटा कंट्रोल के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। अलग अलग टाइप्स के आप पढ़ोगे, अभी बताना हमें नहीं सही लग रहा है। अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे आप स्ट्रेस को आपका मेजर कर सकते हो टाइमली। ठीक है, स्ट्रेन को मेजर कर सकते हो टाइमली। किसी तरीके का यदि रॉक मूवमेंट हो रहा है, जो आपका वो भी, या बोल सकते हो जो सपोर्ट आपका सिस्टम है, जिस सरफेस को सपोर्ट कर रहा है, उसमें यदि कोई मूवमेंट हो रहा है उसको भी आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उसको भी आप पहले से एडवांस में क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। तो वही हम मॉनिटरिंग में वही देखेंगे, डाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, ऐसा कुछ करके रहता है। इस पे भी आया क्वेश्चन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पूछा तो है। डाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान को देखेंगे अपन, कंट्रोल एंड, चलिए, तो ये आपका हो गया ग्राउंड कंट्रोल। दिस 4 सब टॉपिक्स कवर इंटायर सिलेबस ऑफ ग्राउंड कंट्रोल। क्लियर है क्या? चलिए, एक एक और लेक्चर बहुत अटक अटक के चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। लिमिटेड क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट में। हाँ लिमिटेड है। अरे तो थोड़ा वेट करिए ना, बता रहे हैं ना कि कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या और कहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन फिर भी एक एक में भी यदि आप कुछ देर के लिए उसको वो करिए, थोड़ा सा 2 से 3 बार लगाइए। एक बार नहीं कि एक बार लगाए और फिर सब कुछ हमसे आने लगा, ऐसा नहीं होगा। उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार लगाइए। उसमें है 150-200 क्वेश्चन है रॉक मैकेनिक्स के। एक बार जैसे जैसे आप जो जो टॉपिक्स हम पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे मान लो कुछ देर के लिए हमने ये कवर कर लिया, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है रॉक उसमें इसमें एक एक रही में, तो उसको लगाइए। एक बार नहीं, उसको 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए। इससे होगा क्या कि उस तरह का क्वेश्चन यदि आपको गेट में दिखा,
उस तरीके का, या फिर उसमें थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके आप बिना 1 मिनट गवाए, 1 भी सेकंड गवाए हुए आप तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि आपके मेमोरी में वो क्या हो गया, स्टिक कर गया पूरा। प्रैक्टिस करते-करते आपके थॉट प्रोसेस में चला गया कि हाँ, ये क्वेश्चन आएगा, इसको ऐसे स्टार्ट करना है। सोचोगे ही नहीं, आप तुरंत स्टार्ट कर दोगे। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, अब आप कुछ बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं अपन कि आप सोर्स क्या होना चाहिए आपका, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे और क्या-क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हो चाहो तो, ठीक है? हम तो पढ़ाने ही वाले हैं। तो क्या हुआ? अरे भाई! आगे पीछे कैसे हो गया? चलिए ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं? सोर्स। तो इसको क्या बोलते हैं? बुक्स एंड रेफरेंसेस। कुछ बुक्स देखेंगे और रेफरेंसेस। रेफरेंस इन द सेंस कि आप एडिशनल वो करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए अपने टॉपिक्स को और ज़्यादा समझना नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आप जा सकते हो किसमें, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है उसमें जा सकते हो, बुक्स एंड रेफरेंसेस। क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट अभी तक? कुछ ऐसा जो आप पूछना चाह रहे हो, पूछ नहीं पा रहे हो, हमने यहाँ तक हम पहुँच गए बुक्स एंड रेफरेंसेस में, कुछ ऐसा, कुछ अंदर से कुछ भी पूछना होगा कि सर कैसे इसको कवर करेंगे, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, ऐसा कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि एक बार जब सिलेबस इन द सेंस कि अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, फिर चीज़ें बिल्कुल पेस में चल रही होंगी, ठीक है? वॉइस प्रॉब्लम होता है कुछ लेक्चर में। कैसा वॉइस प्रॉब्लम? एक बार फिर से बताइए, कैसा वॉइस प्रॉब्लम? मतलब अभी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? या फिर इको हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है बताइए? इशू बताइए क्या है? फॉर्मूला कैसे याद रखें? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस पे भी। चलिए, फॉर्मूला कैसे याद रख, अच्छा एक एक हो रही लेक्चर में। वॉइस प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्या दिक्कत हो रहा है? चलिए ठीक है, देखिए। तो बुक्स एंड रेफरेंसेस की बात कर रहे थे अपन, है ना? तो सबसे पहले आपका सो आप सबसे पहले जो हम लेक्चर्स यहाँ करा रहे हैं ना, जितना भी हम रॉक मैकेनिक्स और ग्राउंड कंट्रोल जितना भी हम कवर कराने वाले हैं, सबसे पहले आप किस पे फोकस करिए? लेक्चर्स पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए, सबसे पहला फोकस, ऐसा मान के चलो कि अभी आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल आपको बेसिक से सीखना है और हाई लेवल तक जाना है। तो आप पहले लेक्चर्स को एक बार क्या करो, कंप्लीट करो। तो सबसे पहला आपका तो लेक्चर्स होने चाहिए, ठीक है? लेक्चर्स किसके? माइनिंग पाठशाला के। माइनिंग दिख रहा है ना? राइटिंग में तो कोई इशू नहीं है, बस दिखाई दे रहा है कि नहीं? नोट्स कैसे बनाना है, थ्योरी अलग न्यूमेरिकल अलग, के साथ में जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल हो। देखिए, एक आपको अभी से स्पष्ट किए देते हैं एक चीज कि ये जब हम जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल पढ़ रहे होंगे तो थ्योरीज तो है इसमें, नो डाउट। बिना थ्योरीज आप न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते, पर आपका जो मेन फोकस है वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस पे ही होना चाहिए। थ्योरीज तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट थ्योरी आप न्यूमेरिकल आप बना नहीं पाओगे। लेकिन केवल थ्योरीज के पीछे आप मत पढ़ना, ये अभी अभी से हम स्पष्ट किए देते हैं पहले लेक्चर से, कि ऐसा हो कि हम सबकी थ्योरीज पढ़ लेंगे, हमको पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट सब आता है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करने बैठते हैं समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस पे फोकस करिएगा। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हो, लगाने पे क्या कीजिएगा, समय दीजिएगा। थ्योरीज तो पढ़े नहीं, आपको पता होना चाहिए, वो आप लिख के रखिएगा अलग अलग। जैसे मान के चलिए एक टॉपिक उठाते हैं, क्या उठा लेते हैं, थ्योरीज ऑफ रॉक फेलियर। जो अलग अलग रॉक फेलियर मॉडल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए मतलब आपको मोर कूलम्ब फेलियर क्राइटेरिया वो पता होना चाहिए।
उसमें अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं, ये फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पता होना चाहिए, और कैसे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले फॉर्मूले से। इसका तो हुक ब्राउन आपको पता होना चाहिए, उसमें अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सफिशिएंट क्या है, ये नेसेसरी कंडीशन है, इतना तो आना ही चाहिए। पर सफिशिएंट क्या है, जब आप इसके जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पीवाईक्यू में आए हुए हैं या नया क्वेश्चन दिख रहा है तो आपसे बन रहा है, दैट इज सफिशिएंट कंडीशन। तो आपको फोकस किस पे ज्यादा करना है, थ्योरी तो आनी चाहिए लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ज्यादा। चलिए, तो ये लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। अब आप क्या करो, जैसे मान लो जैसे जैसे लेक्चर्स होते जा रहे हैं, अब आप कहाँ पे चले जाओ, आप पीवाईक्यू उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। प्रीवियस ईयर मीन्स कहाँ से, आप आईआईटी गुवाहाटी जिन्होंने इस साल का पेपर जिन्हें कंडक्ट कराना है उन्होंने ऑलरेडी पेपर डाल रखा होगा, नहीं तो आपको पिछले साल जो किसने कराया था पिछले साल, आईआईटी रुड़की ने शायद, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको पूरा बल्क में डाउनलोडेड, आप वहां से डाउनलोड करेंगे 2007 से लेकर 2024 तक पूरा पेपर मिल जाएगा, और 25 का तो है ही, उसमें डाला ही होगा। तो पीवाईक्यूज पे आपको रिलाई करना है। आपको मतलब यदि हर साल कितने क्वेश्चन आ जाए, हर साल मतलब 6 से 7 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मान लीजिए कितने आते होंगे, 7 से 8 आते होंगे, तो कितने साल के आपके पास पेपर हो गए, 10 इधर, 5 15 और 4 19, तो कितने मान लें आप, मतलब 200 के आसपास क्वेश्चन तो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं चलिए, तो 200 क्वेश्चन तो आपके पास एकदम स्टैंडर्ड पड़े हुए हैं। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि ऐसे क्वेश्चन ही गेट बनाता है, ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके गेट पूछेगा इन 200 क्वेश्चन में से। तो ये 200 क्वेश्चन आपके कम से कम 3 से 4 बार लगे हुए होने चाहिए। ये इस चीज को एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये जो पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए हुए हैं ये एटलीस्ट 3 से 4 बार आपके लगाए हुए होने चाहिए खुद से, पेन कॉपी पे बैठ के। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड बुक सॉल्यूशन को उठाइए अपने पीवाईक्यू, हाँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होने वाला। तो अगला आपका जो सॉलिड होना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए आपको, पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज कहाँ से कहाँ तक, 2007 ये ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए बोल रहे हैं, से लेके 2025। आप जब क्वेश्चन एक बार बनाने लग जाओगे ना, आपसे बनने लगेगा तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और लगता है कुछ सीखा हमने, सीखा तो है ही, वो तो एक पार्ट है। प्लस अब आप नए क्वेश्चन भी जब आप देखते हो तो हाँ उसमें आपका पेन चलने लगता है हाँ इसको ऐसा कर सकते हैं। तो एक जो थिंकिंग एबिलिटी वो डेवलप होती है जितने आप प्रैक्टिस करोगे, बाकी गेट वही पुराने टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो तो बना ही लोगे आप, नए क्वेश्चन ही बनने लगते हैं। चलिए, अब यहाँ से यदि आप छूटो, जैसे आप पीवाईक्यूज भी लगा ले रहे हो, 3 से 4 बार लगा चुके हो, और लगाते जाओ, रुको मत, तो उसके बाद एक एक के भी आप ये वाले क्वेश्चन लगाओ, कहाँ वाले, रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल वाले, एक एक ये करो आप, एक एक तो इसमें पर्टिकुलर रॉक मैकेनिक्स वाला आपको सेक्शन करना है। इसके बाद आगे बढ़े, एक एक भी आपने कर लिया, इसको भी 3 से 4 बार बना लिया, नो डाउट इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब काफी पहले के हैं, आउटडेटेड फॉर्म में है, मतलब उस तरीके क्वेश्चन अब गेट नहीं पूछता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप वो लगा लोगे तो आपके लिए कुछ वो हो जाएगा नुकसानदायक, कुछ ना कुछ आपको वहां सीखने को मिलेगा, कुछ पता ही चलेगा। चलिए, इसके बाद देखिए पूरे के बाद आप कुछ आप बुक्स रेफर कर सकते हो, बुक्स का हम नाम बताने वाले हैं, चाहो तो ये आप हम पहले से डिस्क्लेमर दे रहे हैं, जरूरी नहीं है उस बुक में जाना। यदि आपका ऐसा है कि हमने यहाँ पढ़ाया, आपको और ज्यादा पता करना है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, मतलब समझ में आ रहा है लेकिन नहीं, और भी हमको डायमेंशन उसके पढ़ने हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कैसे बनेगा इसका, और हमें सॉलिड कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आके आप एक बुक रेफर कर सकते हो, जो कि मतलब ऐसा मान के चलो कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है रॉक मैकेनिक्स के लिए। कौन सी, फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ, ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, फंडामेंटल्स, मतलब गूगल में सर्च मारिएगा तो खरीदने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल्स एग्जैक्ट नाम हम बता देते हैं, एंड एप्लीकेशंस ऑफ रॉक मैकेनिक्स, एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ रॉक मैकेनिक्स। भाई इसके जो ऑथर है वो भी काफी रेनाउंड है, ठीक है, रॉक मैकेनिक्स आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, रॉक मैकेनिक्स भाई, इसके द्वारा किन्होंने लिखी है भाई, देवाशीष देव, ये दोनों आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, ठीक है, एक तो एमेरिटस है, मतलब रिटायर्ड हो चुके ऑलमोस्ट हमें लग रहा है, देवाशीष देव एंड अभिराम कुमार वर्मा, देवाशीष देव एंड अभिराम कुमार वर्मा सर, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है काफी, उन्होंने मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ रॉक मैकेनिक्स का क्या है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हमें रॉक मैकेनिक्स जीरो आता था, जब ये बुक पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा हाँ
ये चीजें ऐसी होती हैं, इतना और हमें जानना था, हम तो अभी कुछ नहीं जानते, बिल्कुल बेसिक लेवल का। तो चाहो तो आप अपने मतलब विवेक पे है आपके, यदि आपको लगता है सफिशिएंट है, इनसे हो जा रहा है काम, अब आपको क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को यदि आपको रेफर करना है तो उस पे जा सकते हो आप। फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ रॉक मैकेनिक्स, देवाशीष देव एंड अभिराम कुमार वर्मा। अभिराम कुमार वर्मा सर, ठीक है, ये बुक हो गई। अब इसके बाद भी मान लीजिए, चलिए यहाँ ये भी आपने कवर कर लिया। एसपी साहू बुक, हाँ उसी पे आ रहे थे हम। 2007 सॉरी 2025 तक में क्वेश्चन सेम सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। अब ये बताओ, अब आपसे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, सीबीएसई या फिर एमपी बोर्ड या फिर अलग अलग स्टेट के बोर्ड होते हैं, वहां पे आप सैंपल पेपर उठाते हो, सैंपल के साथ साथ पीवाईक्यूज उठाते हो, तो आप ये पाते हो, जब जैसे मान लो कि आपने पिछले 5 सालों के क्वेश्चन लगा लिए, जाते हो एग्जाम देने, तो वहां पे कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होता है, और कभी कभी क्या है कि थोड़ा बहुत डेटा को चेंज करता है। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, हो सकता है आपको जो उसका वो है, मतलब फ्रेमिंग, उसमें भी कोई ज्यादा अंतर ना समझ में आए, लेकिन डेटा तो एटलीस्ट चेंज करेगा ना। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर देगा कि साथ में ये आया था उठा के उठा के डाल दो 25, फिर एग्जाम का मतलब क्या रह गया। वो टेस्ट क्या कर रहा है जब आपसे, वो ये चाह रहा है कि आप पीवाईक्यू बनाओ और उसी को रट लो, ये नहीं चाहता ना वो। आप आपकी कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता है कि कितना आप समझ पा रहे हो चीजों को, आप उसको उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। रटने वाली चीज नहीं है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट ऐसी है, डेटा को चेंज कर दिया, थोड़ा सिनेरियो बदल दिया, पर आप मिलता जुलता रहेगा पहले से। रिपीट भी हुआ है, उसमें रिपीट किसमें हुआ आपको बता देते हैं। मेटल माइनिंग यदि आपने सुना है, पढ़ा होगा, माइनिंग मेथड में, वहां पे एज इट इज क्वेश्चन 2024 में जब हमने दिया था, 2015 का एज इट इज क्वेश्चन उन्होंने उठा के डाल दिया था 24 में, एज इट इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मैच द कॉलम कर देता। तो जिन्होंने पीआईक्यू लगाया होगा और मेटल माइनिंग नहीं पढ़ी होगी, उनके लिए आप समझ रहे हो कितना मतलब वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो गया होगा। और जिन्होंने जो पढ़ के भी गए, उन दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होगे कि जिन्होंने नहीं पढ़ा, पीवाईक्यू लगाया, स्मार्ट स्टडी करी, वो भी उनको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। तो फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ रॉक मैकेनिक्स। हाँ, एक और बुक है, एसपी साहू करके, पूरा नाम हमें नहीं पता है। एसपी साहू का एक न्यूमेरिकल का बुक है रॉक मैकेनिक्स का, ठीक है, क्या एग्जैक्ट नाम क्या है उसका, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि अपने टाइम में हमने यूज नहीं किया था, तो हमें इतना पता नहीं है क्या था। एसपी साहू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन रॉक मैकेनिक्स। हाँ, तो यदि आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं, ये लगा आप, ये कंप्लीट कर रहे हो, पीवाईक्यूज लगा लिया आपने 3 4 वाई के गोरे भी आप 4 से 5 बार लगा चुके हो, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो यदि, लेकिन वो स्टैंडर्ड है, उनका लेवल अच्छा का मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो गेट से भी थोड़ा सा ऊपर के हैं कुछ क्वेश्चन, तो उतना हमें इन डेप्थ नहीं जाने की जरूरत है। पर यदि आप इसके भी क्वेश्चन लगा पा रहे हो, इसका मतलब आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो काफी अच्छा है, बिल्कुल सही लेवल, मतलब आप डायरेक्शन में हो, ठीक है। और क्या था, हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इस पे भी आप रिलाई थोड़ा इसको भी देख लेना, हमने बुक देखी नहीं है तो हमें उतना आइडिया नहीं है, पर हाँ इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, और आप इससे भी क्वेश्चन लगाइए, आपकी प्रैक्टिस ही होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन रॉक मैकेनिक्स ऐसा करके है शायद, बाई एसपी साहू, रॉक मैकेनिक, ठीक है, बाई एसपी साहू, ठीक है। क्लियर है क्या। तो ये कुछ सोर्सेस हैं जो कि आप इसी ऑर्डर में फॉलो करिएगा। इसी ऑर्डर में मतलब सबसे पहले आपको किससे फोकस करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर पे, लेक्चर्स पे। लेक्चर्स खत्म किया आपने, लेक्चर्स खत्म करने के बाद आप पीवाईक्यू उठाइए, उसको बनाया आपने, चलिए ये भी बना लिया। अब आपके पास और टाइम बच रहा है, कैटेगरी बनाइए, ये भी बना लिया, और टाइम बच रहा है। तो यदि आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक में फंस रहे हो, तो इस बुक को एज ए रेफरेंस यूज करो, वहां से चीजों को पढ़ो, फिर वापस आके प्रैक्टिस करो। और इतना करने के बाद और प्रैक्टिस करनी है तो इसको थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो इससे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के मामले में इसमें क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैकेनिक, रॉक मैकेनिक बाय एसपी साहू। तो दीज आर सम ऑफ द, बोल सकते हो क्या, कुछ ये रेफरेंस है, ये कुछ बुक्स है, और ये मटेरियल है, सोर्स है, जहां से आपको रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल कवर करना है। और कुछ इसके अलावा भी कुछ एक और हम पॉइंट ऐड करना चाहेंगे इसमें, जो लोग नहीं बताते हैं, वो क्या है,
व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट इज सम यूट्यूब लेक्चर्स। अभी आप पूछोगे कि रॉक मैकेनिक्स का किसने लेक्चर बना के डाला हुआ है, तो भी आपको समझाते हैं कैसे आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे लिए ये वाला पॉइंट जो हम लास्ट में लिख रहे हैं, इसने हमें काफी हेल्प करी थी। क्यों हेल्प करी थी वो भी हम आपको समझाएंगे। सम यूट्यूब लेक्चर्स, यूट्यूब लेक्चर्स, क्योंकि इसको, क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा कि आप रॉक मैकेनिक्स तो आपको मिलेगा नहीं। देखिए अब आप समझिए कैसे हेल्प किया था इसने हमें, कि रॉक मैकेनिक्स और सॉइल मैकेनिक्स इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है मोर और लेस सेम है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। जो सॉइल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है वही हम अप्लाई करते हैं रॉक मैकेनिक्स में, थोड़ा बहुत चेंज है। तो सॉइल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, और सिविल इंजीनियरिंग में जो गेट है उसके जो कोचिंग्स है वो बहुत एकदम न्यूमरस कोचिंग्स है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स। तो उसमें क्या है कि उसके जो टीचर्स हैं वो काफी अच्छे लेवल के टीचर्स हैं, उन्होंने एकदम काफी डिटेल तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ा रखा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, उसको रॉक मैकेनिक्स में अप्लाई करना है। तो हुआ क्या था हमारे साथ कि जैसे हमें मान लीजिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर पूरा पढ़ना था, मोर सर्किल पढ़ना था, हमें स्टेबिलिटी पढ़नी थी, स्लोप स्टेबिलिटी क्या होता है, ट्राई एक्सेल टेस्टिंग क्या होती है, ये सब हमने पढ़ना था। तो हमने यूट्यूब की काफी हेल्प ली थी, वो उसने हेल्प करी थी हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। क्योंकि एक क्वेश्चन आया था 24 में, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो हमसे इसलिए बन पाया क्योंकि हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो ये आप इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं। यदि कोई बच्चा अच्छे से यूज कर पाया इसको तो उसके लिए वेल एंड गुड है, अदरवाइज दीज ये सोर्सेस तो इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर है क्या सर? नीड सॉल्व लेक्चर्स फॉर दोज बुक्स टू, विच बुक्स? सॉल्व लेक्चर फॉर विच बुक्स? किस बुक्स की बात कर रहे हैं आप? भाई साहब किस आप उसकी बात कर रहे हैं बुक्स की? इसका तो आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको बुक्स दे दी गई हैं। इसका भी सॉल्यूशन उसमें दे रखा है, एसपी साहू की बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके सॉल्यूशन आपको उसमें केवल आंसर दे रखा है, सॉल्यूशन नहीं है। तो वो भी आप पूछो, आप लगाइएगा, डाउट्स होगा तो पूछिएगा, वहां पे आपको हम बता देंगे, ठीक है। यूट्यूब लेक्चर्स में भी क्वेश्चन उन्होंने करा रखे हैं, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। इतना जो है मोर देन इनफ है। कोई बच्चा यदि ये कुछ देर के लिए इसको हटा, यदि 5 भी कर लिया, या फिर ये बुक्स को हटा दो, ये बाकी 5 कर लिया, तो उससे यदि 15 नंबर का रॉक मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है तो 10 से 11 नंबर तो उसके कहीं नहीं गए हैं, बना के ही आएगा वो। एक दो क्वेश्चन है जो फंसेंगे, वो भी बना सकते हो आप, प्रोवाइडेड कि आपने कितना पढ़ा है, आपकी जो स्टडी की डेप्थ है वो कितनी है, कितनी प्रैक्टिस करी, उस पर निर्भर करता है। तो आई थिंक आज का टाइम ठीक ठाक निकल गया, हमने ओवरव्यू ही दे दिया आपको आज पूरा। तो मतलब अब स्टार्ट हमें लगता है, स्टार्ट इन द सेंस कि जो जो हमें पढ़ना है प्रॉपर तरीके से वो हम कल ही से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ एसपी साहू का नहीं, आप बुक्स देखिएगा एसपी साहू का, उसका सॉल्यूशन है ऑलरेडी। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि उसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर दें, ऐसा कुछ? तो वो भी मिल जाएगा, मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। देवाशीष देव में ज्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, उसमें आप उसको थ्योरी के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए या कंसोलिडेट करने के लिए उसके लिए यूज करिए। न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, वो लगा सकते हो आप, और उसके सभी न्यूमेरिकल्स पे जाओगे तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड जाता है, गेट ओरिएंटेड कम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जाता है, तो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा वहाँ पे। है कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो डाउट आप बनाइएगा, डाउट आएगा तो उससे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ कराएंगे भी क्लास में, उससे उठा के आपके आपको विजुअलाइज कराने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे हम कराने वाले हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन छूटेंगे तो आप पूछिएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ बताइए, आज आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ लो, क्योंकि अब हमें लगता है आज टाइम हो गया है, अब स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा समय निकल जाएगा। कल से हम प्रॉपर तरीके से चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट इन द सेंस की टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक, उसके अंदर दो दो सब टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और आपका मान के चलिए कि मोटा मोटा 1 महीने के आसपास पूरा लगेगा, 30 से 35 दिन आपके पूरे जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल को फिनिश करने के लिए। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है इस बीच में, ऐसा नहीं कि 10 दिन लेक्चर देखा, 5 दिन गायब हुए, फिर 10 दिन देखा। तो मोमेंटम जहाँ आपका वो हुआ, ब्रेक हुआ, चीजें समझनी आपके, चीजें आपकी जो बाउंड्री है उससे बाहर, आप फिर समझ नहीं पाओगे, स्ट्रगल करना स्टार्ट करोगे। तो थोड़ा फोकस करिएगा, और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, वो आपके हाथ में है। यूट्यूब लिंक ग्रुप में, ठीक है, चलिए बता देंगे। लेक्चर पीरियड तो रही इनफ नहीं होगा क्या? इनफ होगा, बिल्कुल इनफ होगा। देखो एक बच्चा, ठीक है, अभी आप पूछ लो जो डाउट है आपका। ये चीज भी यदि आप इतना भी कर ले रहे हो, लेक्चर पीरियड हो रही,
ये भी ईमानदारी से इन द सेंस कि आपने बैठ के अपने वो पेन एंड पेपर का यूज करते हो, पीवाईक्यू के एक-एक क्वेश्चन लगाए हैं, उसको बोल रहे हैं हम। वो पीवाईक्यू कवर करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि बुक आपने उठाई, ये सॉल्यूशन देखा, अगले पेज में बढ़ गए, वो उसका मतलब नहीं है। या आप एक-एक क्वेश्चन बनाइए रफ पे, ठीक है? 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार बनाइए, फिर उसको आप लैपटॉप पे बैठिए, उसको मॉक टेस्ट के रूप में दीजिए पीवाईक्यू को, तब जाके उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक-एक और को भी ऐसे ही बोलना है, इसको भी प्रैक्टिस करिए और लेक्चर्स तो देखने ही है आपको। ये 3 चीज़ भी आप कर पा रहे हो, तो आप अच्छे ज़ोन में हो, आपसे क्वेश्चन बन जाएँगे ग्रेड में। हाँ, ठीक है, यूट्यूब लिंक आपको दे देंगे। कौन-कौन से कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, जो आपको यूट्यूब की थोड़ा बहुत आप हेल्प लोगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से आपको वो विजुअलाइज़ करा पाएँगे, ठीक है? क्योंकि काफ़ी अच्छे-अच्छे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब में, तो लेकिन क्या है कि लोग थोड़ा-सा उनके पास कमी रहती है ना, मतलब कमी इन द सेंस कि उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ से हमें कवर करना है। वो एफर्ट ही नहीं डालते, वो बोलते हैं ठीक है, जो आप दे दोगे वही हम ले लेंगे, कुछ अपने से एफर्ट नहीं डालेंगे। तो ये जो मानसिकता है, इनको आपको चेंज करना है, ठीक है? चलिए, आपको डिलीवर नहीं हुआ क्या? कौन सी बुक की बात कर रहे हो? 2 क्लास पर डे फॉर 30 डेज़? नहीं, ऐसा हमने कहाँ बोला। होंगी, कभी-कभी 2 क्लासेस भी होंगी, पर आपका एक मान के चलिए रफ आइडिया 30 मतलब 35 डेज़ तो लगेंगे कम से कम, 35 से 40 दिन। उतने में आपका 60 से 65 घंटे में आपका दोनों खत्म हो जाएगा। मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स एज़ वेल एज़ योर रिमेनिंग सब्जेक्ट ग्राउंड कंट्रोल। किस बुक की बात कर रहे हो? कौन-सा बुक? ये गोरई-वोरई का? ये ऑनलाइन आप वो करना, 3 से 4 दिनों में हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, और ये बुक भी यदि आपको चाहिए, दोनों बुक्स भी, तो आप ऑनलाइन वो करिएगा, आपको मिल जाएगा अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे। अच्छा, माइनिंग पाठशाला का बुक, वो तो पहुँच जाएगा आपको यदि आपने ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी, 3 से 4 या 5 दिनों में, और मैक्सिमम 1 सप्ताह में आपके घर पहुँच जाएगा, जो भी आपका एड्रेस है। समय थोड़ी लगेगा। चलिए फिर अ, आज की क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। कल से आइए पूरी प्रिपरेशन के साथ, नोटबुक वगैरह रखिए अपने पास, पेन नोटबुक। जैसे का मान लीजिए हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया, तो ऐसा नहीं कि आप वेट करिए कि कब हम सॉल्व कर देंगे, हम तो सॉल्व करेंगे ही, हम तो अपनी प्रिपरेशन के साथ आएँगे ही आपको बताने के लिए। पर ये इम्पोर्टेंट है ना कि जिसको आप हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आप उसी समय प्रैक्टिस करिएगा, लाइव प्रैक्टिस, ठीक है? फिर इस तरीके से हम पूरा, जैसे वेंटिलेशन खत्म किया, वैसे ही मैकेनिक्स और ग्राउंड कंट्रोल भी खत्म करेंगे। कैसा पेपर सेट करती है, एनी आइडिया? करेंगे, ये आइडिया आपको देंगे। जैसे-जैसे अपन लेक्चर्स लेंगे ना, ये भी डिस्कस करते रहेंगे। वैसे अभी क्या 26 में पेपर सेट कर रहा है ना? 26 से पहले 8 साल पहले जाइए तो 2018, 18 का पेपर देख लीजिए, वन ऑफ द ईज़ीएस्ट पेपर टिल नाउ। गेट माइनिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में अभी तक 2007 से लेके 25 तक वन ऑफ द ईज़ीएस्ट पेपर, सबसे आसान पेपर अभी तक जो आया हुआ है, वो आईआईटी गुवाहाटी ने ही बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी उतना ही आसान आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो पेपर सेटर पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक का सबसे आसान पेपर उन्होंने ही बनाया था 2018 में। कट ऑफ ही 45 नंबर भाग गया जनरल का। ठीक है? चलिए फिर और हम डिस्कस करेंगे आगे। ये तो हमने एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और कैसे हम पूरा अपना जो लेक्चर है प्लान करने वाले हैं। ठीक है? चलिए, तो थैंक यू आप सभी का। क्लास को हम करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे कल। टाइम आपको बता दिया जाएगा। चलिए।